हमारा आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। आज हम लोग जानते हैं इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, इसका क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी वाले बेसिकली देखें तो ये हमारी रेजिस्टेंट पावर होती है या वाइटल फोर्स कह सकते हैं, हमारी बॉडी का होता है ये। रेजिस्टेंट पावर मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये हमको जो है हमारे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, इनसे वो रोगों से बचाती है। तो आइए इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है इट रिफर्स टू बॉडी कैपेसिटी। ये क्या करती है, हमारी जो बॉडी कैपेसिटी को शो करती है। ये बताती है कि जब हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स, जब हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं या प्रवेश करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कि बॉडी के टिश्यूज़ और ये हमारे जो ऑर्गेन्स को डैमेज करने की कोशिश करते हैं और हमारी इम्यूनिटी उनको मतलब वो डैमेज से हमको बचाती है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, हमारा ये है इम्यूनिटी डिजाइन टू रिकॉग्नाइज, रेस्पॉन्ड टू एंड एलिमिनेट एंटीजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स एटसेट्रा। इम्यूनिटी क्या करती है, जितने भी हमारे एंटीजेंस हैं या मान लीजिए जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करती है। जितने बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करती है और इनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करती है, मतलब बाहर निकालती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ये जो इम्यूनिटी होती है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करती है और जो हमारा बॉडी का आंतरिक वातावरण होता है उसको प्रिजर्व करती है। और प्रिजर्व कैसे करती है, जितने भी हमारी जो डैमेज और डेड सेल्स होती हैं उनकी सफाई करके, स्कैवेंजिंग मतलब सफाई करना होता है, उनको सफाई करती है और हमको जो एंटीजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है। और लास्ट पॉइंट है इम्यूनिटी ऑपरेट्स इन बॉडी बाय इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होती है, मतलब इम्यून सिस्टम इसको ऑपरेट करता है। और अब आते हैं हम लोग इस टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। पहला हमारा है इननेट इम्यूनिटी या इसको हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। और देखें तो ये हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है बाई बर्थ होती है, हमको जन्म से मिलती है। और दूसरी हमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये अगर देखें तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये हमको जन्म के बाद मिलती है वैक्सीनेशन के द्वारा, जब हम लोग टीकाकरण कराते हैं तब हमको मिलती है। अब हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी की। इननेट इम्यूनिटी जैसा कि इसको हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका देखिए अगर देखें तो ये प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या करती है, हमको सबसे पहले यही इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हमको इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद एक्टिव होती है। दूसरा पॉइंट है ये इन्फेक्शन होने से पहले ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट है ये मतलब इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये मतलब नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है ये प्रत्येक डिजीज़ के लिए सेम वर्क करती है, चाहे आपको टीबी हो, चाहे चिकन पॉक्स हो, चाहे पोलियो हो, मतलब सभी के लिए बिल्कुल एज इट इज़ काम करती है। और चाहे इसमें मतलब शायद कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बीमारी हुई हो, सभी के लिए सेम वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है ये इम्यूनिटी रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमारी इम्यूनिटी होती है, आपकी इननेट इम्यूनिटी होती है, ये कह सकते हैं हम लोग जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू काम करती है। और तुरंत ये जैसे ही मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया, ये तुरंत इमीडिएट एक्शन लेती है। और कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है, ये इसको मतलब इन्फेक्शन होने के कुछ घंटे बाद ये इफेक्ट में आती है। अब बात करते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग जो एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसमें अगर देखें तो जिस तरह से ये हमारी इननेट इम्यूनिटी तुरंत जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम था, इसमें जो हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कौन करता है, यहाँ पर WBC सेल्स, जो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती है हमारी पॉलीमॉर्फ सेल्स या न्यूट्रोफिल सेल्स का यहाँ पर विशेष रोल होता है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती हैं। दूसरा पॉइंट देखें, जनरली अगर देखें जैसे ही बॉडी हमारे जो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, वो उसी समय पर ये हमारी जो इम्यूनिटी है इफेक्ट में आ जाती है। थर्ड पॉइंट है हाईली स्पेसिफिक एंटीजन। जनरली अगर देखें जिस तरह से हमारी इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक थी, ये हमारी इम्यूनिटी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब होता है कि प्रत्येक डिजीज़ के लिए आपको अलग वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। सपोज करें टीबी के अलग वैक्सीन, जैसे BCG है, पोलियो के लिए आपको देखें तो OPV हम लोग लेना पड़ता है, या मान लीजिए चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, या DPT मतलब डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस के लिए DPT का टीका। इस तरह से मतलब हर डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड समटाइम बिकम डिफेक्टिव एंड लीड्स टू ऑटो इम्यूनिटी। कभी कभी क्या होता है कि ये इम्यूनिटी हमारी जो है डिफेक्ट हो जाती है। डिफेक्टिव होने के बाद ये हमारी बिल्कुल ऑटो इम्यूनिटी तरह काम करने लग जाती है, मतलब ये देखा जाए तो इननेट इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
एज डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन फ्रॉम वैक्सीनेशन। जनरली देखें तो ये जो इसका इस इम्यूनिटी का डेवलपमेंट कब होता है, जब हमारे बॉडी में वैक्सीनेशन करा दिया जाता है किसी भी डिजीज के प्रति, या दूसरा मतलब किसी इन्फेक्शियस डिजीज ने हमारी बॉडी में एंटर कर दिया, अटैक कर दिया है, और या फिर हो सकता है कि जैसे कोई एंटीबॉडी फीटस में मदर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू आपके इसमें बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया हो फीटस के, तब ऐसा हो सकता है। और इट जनरली देखें तो इट्स ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ये हमारी जो इम्यूनिटी होती है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। जनरली आप जानते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपको पोलियो का वैक्सीन लगा हुआ है, तो पोलियो का वैक्सीन आपको ज़िंदगी में एक बार लगने के बाद दोबारा लगवाने की आवश्यकता नहीं है। या मान लीजिए आपको उसका डीपीटी का टीका लगा हुआ है, जैसे हेपेटाइटिस का हो, तो ये सारे टीके आपको इस केवल एक ही बार लगाए जाते हैं, इसको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अलग बात है, उसके बूस्टर डोज आपको बाद बीच में लेने पड़ सकते हैं, बट अगर देखें तो जैसे उसके बाद आपको जीवन पर्यंत इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बात करते हैं इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन की। इम्यूनिटी अगर देखें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमने, इन्नेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा हमारा एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। और उसके बाद हमने फिर इसको इन्नेट इम्यूनिटी को दो पार्ट डिवाइड किया हुआ है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। और स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया हमने, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। और उसके बाद देखें तो जो एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको दो पार्ट डिवाइड किया है हमने, ये आपका एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। और उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी को दो पार्ट डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। इस तरह पैसिव इम्यूनिटी को दो पार्ट डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के पहले पार्ट, जिसका नाम है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जैसा कि इसका नाम है नॉन स्पेसिफिक, ये मतलब ये जो इम्यूनिटी होती है वो टारगेट होती है हमारी जितनी सारी डिजीज़ हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक देखा जाए तो कि किसी पर्टिकुलर एक डिजीज़ के लिए नहीं, सभी डिजीज़ के लिए ये सेम वर्क करती है, इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जैसा कि इसका नाम है स्पेसिफिक, तो ये किसी स्पेसिफिक डिजीज़ पर ही काम करती है, बट देखा जाए तो ये डिजीज़ हमको जो है मतलब बाई बर्थ मिली होती है, मतलब कह सकते हैं आनुवंशिक होती है, उस पर ये विशेष रूप से काम करती है। मतलब जो डिजीज जेनेटिक होती है उस पर ये इसका विशेष रोल होता है, क्योंकि स्पेसिफिक डिजीज अगर देखें तो हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा इसका रोल होता है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक होना फर्दर डिवाइड किया है तीन पार्ट में। आपका पहला है स्पीसीज इम्यूनिटी, दूसरा रेशियल और थर्ड है हमारा इंडिविजुअल। इसके हम लोग पहले पार्ट पर आते हैं स्पीसीज इम्यूनिटी। जैसा कि नाम है स्पीसीज, इसमें हम लोग एक वर्ग की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है हमारे वर्ल्ड में कई टाइप के वर्ग हैं, जैसे एनिमल का अलग वर्ग है, एनिमल की अलग स्पीसीज है, बर्ड्स की अलग है, ह्यूमन की अलग स्पीसीज है। तो यहाँ पर बात हो रही है स्पीसीज इम्यूनिटी की, मतलब कह सकते हैं कोई एक विशेष वर्ग जो है प्रत्येक डिजीज़ के लिए इम्यून होता है। मतलब जैसे कह सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल रूप में बात करें तो जैसे पक्षियों को अगर देखें तो उनको आपको टिटनेस नहीं पाया जाता पक्षियों में, जबकि बात करें हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स में टिटनेस पाया जाता है। तो मतलब ये जो हमारे जो बर्ड्स हैं ये आपके टिटनेस के लिए बिल्कुल इम्यून हो चुके हैं। या हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, अगर बात करें उनमें जो चिकन पॉक्स है या ये टीबी है, इनमें एनिमल्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि वो इम्यून होते हैं उसके लिए। और ये इस पर जनरली अगर देखें तो टोटल इम्यूनिटी की बात होती है, और जनरली अगर देखें तो एक स्पीशीज के सारे मेंबर्स में आपको पाई जाएगी। कोई ऐसा बर्ड नहीं है जिसमें किसी को टिटनेस हो जाता हो, मतलब टिटनेस किसी भी मतलब बर्ड्स में नहीं होगा। दूसरी इम्यूनिटी आती है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल मतलब बात करते हैं हम लोग किसी प्रजाति की। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जैसे बहुत से ह्यूमन के लोग ह्यूमन्स हैं जो कुछ इंडिया में रह रहे हैं, कुछ अमेरिका में रह रहे हैं, कुछ अफ्रीका में रह रहे हैं। तो मतलब देखा जाए तो जैसे कुछ इससे रेशियल इम्यूनिटी में क्या होता है, कुछ जो प्रजाति होती हैं कुछ बीमारी के लिए ससेप्टिबल होती हैं, और कुछ दूसरी प्रजाति जो है उसी बीमारी के लिए रेजिस्टेंट है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी सपोज करिए जैसे मलेरिया येलो फीवर की बात करें, तो जो लोग अफ्रीका में रहते हैं उनको नीग्रो बोलते हैं, नीग्रो जाति के लोग, तो वो इनको मलेरिया और येलो फीवर उनको नहीं होता है। जबकि अगर देखें तो अमेरिका और जो एशियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनको मलेरिया और येलो फीवर आपको बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग जो है बिल्कुल ससेप्टेबल हैं उस चीज़ के लिए, और जबकि नीग्रो जो लोग हैं बिल्कुल रेजिस्टेंट हैं, उनको ये बीमारी बिल्कुल होती ही नहीं है। तो मतलब इसमें कह सकते हैं रेशियल इम्यूनिटी क्या होती है, वही डिजीज़ एक प्रजाति के लिए तो ससेप्टेबल है और दूसरी प्रजाति के लिए ये डिजीज़ रेजिस्टेंट होती है, उस डिजीज़ को हम लोग रेशियल इम्यूनिटी कह सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी की। इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है? इंडिविजुअल इम्यूनिटी अगर देखें तो व्यक्ति की ये पर्सनल इम्यूनिटी होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है बिल्कुल एक बैरियर का काम करती है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए आप बैरियर काम कर रहे हैं, आपके डिजीज में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हो पाएगी और बिल्कुल आपकी डिजीज कहीं फैल नहीं सकती है। आप जो है उसके प्रति जो आपकी ग्रोथ होगी काफ़ी स्लो होगी और आप जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन दूसरों में है वो काफ़ी उसको आप वो भी आप नहीं कर पाएंगे किसी को भी। मतलब ये कह सकते हैं जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो आपको इन्फेक्शन किसी का लगता भी नहीं और ना किसी को आप दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। और अगर इम्यूनिटी अगर बात करें तो एक्वायर्ड कहाँ से करते हैं हम लोग, या तो नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा हम लोग इसको एक्वायर्ड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, या फिर इसको वैक्सीनेशन के थ्रू भी लिया जा सकता है। आर्टिफिशियल रूप में अगर देखें, नेचुरल में अगर देखें तो इन्फेक्शन के रूप में, और आर्टिफिशियल में अगर देखें तो वैक्सीनेशन के रूप में इसको लिया जा सकता है। तो ये थी हमारी जो है इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर देखें तो इसके दो टाइप हैं आपके, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएशन के तौर पे दर्शाया है इसको। अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के तौर पे दर्शाया हुआ है। हमने एक्टिव इम्यूनिटी अलग दिखाया है और उसको पैसिव इम्यूनिटी क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, इसमें हमारे जो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और दूसरे वाले जो पैसिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं है, ये हमको पैसिव रूप से मिलती है। और दूसरा नंबर देखिए आप, इंड्यूस बाय इन्फेक्शन और इम्यूजन। इसको मतलब जो इन्फेक्शन और इम्यूजन के द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। और जो इसमें क्या है, इसको हम लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देकर। और थर्ड पॉइंट देखिए, लॉन्ग लास्टिंग होती है और इसका इफेक्टिव जो है प्रोटेक्शन होता है, मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है और ये मतलब इसका जो प्रोटेक्शन होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है। और ये देखें तो शॉर्ट टर्म होती है, कम समय की होती है, और इसका प्रोटेक्शन बहुत कम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, इम्यूनिटी प्रोड्यूस इन लॉन्ग टाइम। इसकी इम्यूनिटी का प्रोड्यूस होने में मतलब उत्पन्न होने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन जबकि ये इम्यूनिटी इमीडिएट तुरंत ये प्रोड्यूस हो जाती है। और एक्टिव इम्यूनिटी में अगर देखें तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसमें पाई जाती है और इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं पाई जाती। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की बात करें, ये हम लोग जनरली बात करते हैं, इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में बीटा सेल्स हैं या फिर जो सेल्स की WBC की बात होती है यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में, तो वो इसमें आपके एक्टिव इम्यूनिटी में पाई जाती है और पैसिव इम्यूनिटी में ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव फेज में आकर, मतलब इसमें जो एक्टिव इम्यूनिटी में निगेटिव फेज आ सकता है, बट पैसिव इम्यूनिटी में निगेटिव फेज की कोई संभावना नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ नॉट एप्लीकेबल इम्यूनो डेफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि जिन पेशेंट का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है या उनमें डेफिशिएंसी है इम्यून की, तो उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब उनमें ये काम नहीं कर पाती है। और जबकि आपका पैसिव इम्यूनिटी है, चाहे उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो या काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, सभी में काम करती है ये। और ये एक्टिव इम्यूनिटी मोर इफेक्टिव होती है और ये लेस इफेक्टिव होती है। और इसमें देखिए इट कंटेन बोथ ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। इसमें ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों पाई जाती हैं, जबकि इसमें केवल ह्यूमरल इम्यूनिटी पाई जाती है पैसिव वाले में। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होती है, हमारी जो बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडी का जो सेक्रेशन बॉडी खुद ही करती है। और सेलुलर इम्यूनिटी अगर देखें तो ये WBC से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, ये ह्यूमरल में क्या होता है, इसमें इम्यूनिटी पाई जाती है आपकी ये पैसिव इम्यूनिटी में, क्योंकि हम लोग एंटीजेंस वहाँ पर डायरेक्ट ले रहे होते हैं, इसलिए इसमें ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट प्रोड्यूस बाई फॉलोइंग मैनर। ये जो है हमारी जो इस निम्न तरीके से हम लोगों को ये इसे प्रोड्यूस हो सकती है। पहला पॉइंट देखिए, आफ्टर क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्फेक्शन। किसी पेशेंट को किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के विरुद्ध, जैसे सपोज किसी को TB या चिकन पॉक्स हो गया, उसके विरुद्ध जब क्लिनिकल और सब क्लिनिकल आपके जो इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये जाके ये प्रोड्यूस होती है। और दूसरा पॉइंट है आफ्टर वैक्सीनेशन, जब किसी पेशेंट को वैक्सीनेशन टीकाकरण कर दिया जाता है उसके बाद ये प्रोड्यूस होती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ये जो जैसे पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा। इसकी इम्यूनिटी जैसे किसी जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको माँ से जो एंटीबॉडीज मिलती हैं प्लेसेंटा के थ्रू, जब बच्चा गर्भ में होता माँ के, तो ट्रांसमिट हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है थ्रू कोलेस्ट्रम इन इन्फेंट।
इन्फेंट में कोलेस्ट्रम के थ्रू, कोलेस्ट्रम जो माँ का पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो बहुत सारी एंटीबॉडीज इन्फेंट में कोलेस्ट्रम के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है आफ्टर वैक्सीनेशन ऑफ एटीएस। सपोज हम लोग जानते हैं कि एटीएस का इंजेक्शन लगवाया जाता है टिटनेस से बचाने के लिए, तो ये प्रोड्यूस हो जाती है। एटीएस का फुल फॉर्म में एंटी टिटनेस सीरम। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन। अगर इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए उसके बाद ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो सकती है। हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के डिवाइडेशन की। एक्टिव इम्यूनिटी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। हम बात करते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। नेचुरल एक्टिविटी मतलब प्राकृतिक सक्रिय इम्यूनिटी। अगर देखें तो इसमें जो किसी पर्सन में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है और उसके अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती है तो वह व्यक्ति उस डिजीज़ के प्रति इम्यून हो जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम मतलब इम्यूनिटी उसमें अंदर बन जाती है। उसी मतलब ये इसका कारण क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस के दौरान उसके अंदर उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं और फिर वो बीमारी उसको दोबारा कभी नहीं होती। इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर इसका रिसेंटली एग्जांपल हमारा देखें तो कोविड-19 है। अब सपोज करें किसी पेशेंट को कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और उसको दोबारा से कोरोना होने की संभावनाएं बहुत कम रह पाती हैं। और हमारा जनरली अगर देखें तो जो हमारा जो इसमें बैक्टीरिया वायरस हमारे या तो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट हो जाते हैं, बॉडी में अंदर चले जाते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाते हैं। जनरली अगर देखें तो कोरोना वायरस में क्या था, जो वायरस था हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन के प्रति म्यूकस मेम्ब्रेन के से मतलब अंदर जाता था हमारी बॉडी के अंदर और उसके बाद जो डिजीज़ क्रिएट करता था उसके बाद हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनती थी उस डिजीज़ के खिलाफ। देखें तो ये जो एंटीबॉडी जिसमें जनरली अगर देखें तो इन्फेक्शन के बाद ही बनती हैं और ये जो है इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी और ये जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मतलब काफ़ी लंबे समय तक इम्यूनिटी हमारी ये रहती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की। जैसा कि नाम है आर्टिफिशियल एक्टिव, इसमें मतलब जो हम लोग जो है इसमें इम्यूनिटी व्यक्ति को मिलती है वो आफ्टर वैक्सीनेशन के, जब टीकाकरण करा लेता है उसके बाद ही उसको वैक्सीनेशन जब कराने के बाद ही उसको इम्यूनिटी प्राप्त हो पाती है। सपोज करिए इसमें एग्जाम्पल रूप में ले सकते हैं, सपोज करिए किसी को BCG का टीका लगाया गया तो वो TB के प्रति वो मतलब इम्यून हो गया, या मान लीजिए किसी को ओरल पोलियो वायरस की वैक्सीन पिलाई गई तो वो पोलियो के प्रति पोलियो माइलाइटिस के प्रति वो इम्यून हो जाता है। या मान लें कह सकते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के खिलाफ किसी को DPT का टीका लगाया गया तो वो इससे मतलब इन बीमारियों से इम्यूनिटी उसको मिल जाती है। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये भी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की डिवाइडेशन की। पैसिव इम्यूनिटी को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। पहला हमारा है नेचुरल पैसिव, दूसरा हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। अगर इसकी इम्यूनिटी बात करें तो ये जिसमें इम्यूनिटी जो है बच्चे को माँ से प्राप्त होती है, जो कोलेस्ट्रम के थ्रू। जो बच्चा जो माँ का पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें जो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसको जो इम्यूनिटी जो है माँ के दूध से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये इम्यूनिटी जो है जब आपके अंदर एंटीबॉडीज डाली जाती हैं इंजेक्शन के थ्रू तभी हमको प्राप्त होती है। इसमें हम लोग जो है एंटी टॉक्सिक सीरम या इम्यूनोग्लोबिन का यूज कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल रूप में ले सकते हैं, जो टिटनेस होता है उसको हम लोग ATS इंजेक्शन के द्वारा उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे ATS का फुल फॉर्म होता है एंटी टिटनेस सीरम। जब ये आप जानते होंगे आप लोग टिटनेस की वैक्सीन लगाई जाती है और इसका जो अगर देखें तो आपको हर 6 महीने में आपको लगवाना पड़ता है। अगर कभी आपको चोट वगैरह लग जाती है तो अगर आपको 6 महीने से अगर नहीं लगी हुई है तो आपको पुनः लगवाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इम्यूनिटी होती है और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं होती है ये, और ये तुरंत इफेक्ट करती है, इमीडिएट इसका एक्शन होता है। और जनरली अगर देखें तो इसमें होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति में मतलब प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। उसके बाद जब प्रोड्यूस होने के बाद वो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो ये कहलाती है हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी।